आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उन सभी एग्जामों में बिल्कुल हल्के हल्के जो प्रश्न हर टॉपिक से बनते थे वही प्रश्न जो है वो आ रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा टफ आपका एग्जाम नहीं चल रहा है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए सभी टॉपिक्स के ऊपर में इजी जो क्वेश्चंस है उसको हम एक सीरीज में लेकर के आए हैं और हम चाहते हैं कि कम समय में हम आपको पूरा टॉपिक्स का एकदम जितना भी हल्के हल्के जो प्रश्न टाइप के हैं उसको एक बार आपको रिवाइज करा दें। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एकदम एक एक टॉपिक से हम लोग देखेंगे और फर्स्ट जो आपका टॉपिक था आप पढ़े ही होंगे कि शीत युद्ध का दौर। यहां से हम आपके लिए एकदम मटेरियल तैयार किए हैं, एकदम इजी सारे टॉपिक्स तुरंत कवर करा देंगे। चलिए पहला है आपका कोल्ड वार का दौर। इसमें पहले नंबर प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि गुटनिरपेक्ष देशों के प्रथम सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था। ये आपको बताना है कि गुटनिरपेक्ष देशों को प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये बताना है नई दिल्ली में, काहिरा में, हवाना में या फिर बेलग्रेड में। तो यहां बिल्कुल सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, बेलग्रेड में। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न की अगर बात कर ले तो ये है निम्नलिखित में से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 आपको दिख रहा है सुकर्नो, दूसरा है आराफात, तीसरा है मार्शल टिटो और चौथा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये आपको बताना है सुकर्नो भी आपका है, मार्शल टिटो भी है और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी है, ये तो भारत से है। और ये याद रखेंगे आराफात नहीं हो जाएंगे, यानी सेकंड के बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए थर्ड नंबर अगर प्रश्न देखेंगे तो तीसरा नंबर प्रश्न है प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो भारत का प्रतिनिधित्व कौन किए थे? नेहरू जी किए थे, वाजपेयी किए थे, कामराज किए थे या पटेल किए थे। तो यहां पे याद रखेंगे तीसरा का जो पहला ऑप्शन जो है वही सही हो जाएगा, नेहरू जी किए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात कर ले तो अगला प्रश्न है हमारा फोर्थ नंबर प्रश्न, प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे। पहले गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सुकर्नो थे या अब्दुल नासिर थे या मार्शल टिटो थे। यहां पे सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो 4 के आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मार्शल टिटो। चलिए अगले 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे फटाफट से। 5 नंबर प्रश्न है आपका कि गुटनिरपेक्ष की नींव रखने में से किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है। ऑप्शन 1 है महात्मा गांधी, दूसरा है बी.आर. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर और सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन की बात कर ले तो डी ऑप्शन आपका है सर सरदार पटेल। तो फटाफट से बताएंगे कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो सही जो जवाब है सर वो हो जाएगा आपका कौन सा, तो 5वां का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 के सी ऑप्शन बोले तो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि क्यूबा संकट को अपनाया गया। क्यूबा संकट को अपनाया गया 1962 में, 1961 में, 1960 में, 1961 में, 1962 में, 1963 में। फटाफट से बताएंगे तो क्यूबा मिसाइल संकट, क्यूबा जो संकट था यानी मिसाइल संकट की बात कर ले तो ये 1962 और सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बात बता दें यहां से प्रश्न और क्या बनेगा कि क्यूबा के बारे में बात कर ले तो क्यूबा यूएसए सटा सा एक देश है और इधर यूएसएसआर है और इस समय यूएसए के जो राष्ट्रपति थे क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान वो है जॉन एफ कैनेडी, याद रखेंगे जॉन एफ कैनेडी। और अगर सोवियत गणराज्य की बात कर ले यानी सोवियत संघ की, ये यूएसए और ये सोवियत संघ, तो यहाँ के जो महाअध्यक्ष कह सकते हो या महासचिव कह सकते हो, क्योंकि सोवियत गणराज्य 15 गो देश को मिला करके और सोवियत गणराज्य की स्थापना लेनिन के टाइम में 1922 ईस्वी में हुई थी। और यहाँ के जो क्यूबा मिसाइल संकट के समय अगर कोई राष्ट्रपति कहे आपसे या महासचिव कहे या प्रधानमंत्री भी लगा के दे दे तो याद रखेंगे ये है आपका कौन, तो खुश्चेव, निकिता खुश्चेव, याद रहेंगे आपको निकिता खुश्चेव। और यहाँ जॉन एफ कैनेडी याद रहेगा आपको। चलिए और यहाँ जो क्यूबा ये आपका अमेरिका से सटा हुआ जो देश है क्यूबा, ये याद रखेंगे यहाँ पर कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे फिदेल कास्ट्रो कर करके जो है वो क्यूबा के राष्ट्रपति हैं। तो किसी तरह से प्रश्न बनेगा कि क्यूबा के राष्ट्रपति, क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे, तो फिदेल कास्ट्रो हो जाएंगे। और अगर कहेगा कि क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे, तो निकिता खुश्चेव हो जाएंगे। और अगर कहेगा कि क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो जॉन एफ कैनेडी। चलिए अब प्रश्न बन जाएगा, तीनों में से किसी तरह से प्रश्न आएगा। तो अब 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे सर। 7 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि शॉक थेरेपी को अपनाया गया कब, 1990 में, 1991 में, 1979 में या फिर
1992 में। शॉक थेरेपी को अपनाया गया कब, तो ये यहाँ पे सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो 1990 में हो जाएगा। इसी को वर्ल्ड बैंक ने कहा था, विश्व बैंक ने, आघात पहुंचा करके उपचार करना। तो बढ़िया से केवल एक बार प्रश्न को सुनते रहेंगे, सब आपके पढ़े ही होंगे, न भी पढ़े होंगे तो एक बार देखेंगे। यही सब कुछ प्रश्न में से कुछ प्रमुख प्रश्न आपके आने वाले हैं बोर्ड के एग्जाम में। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे। आपका 8 नंबर प्रश्न है सर कि नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1948 में, 1947 में, 1949 में या फिर 1950 में? फटाफट से बताएंगे। तो नाटो किसका है? तो नाटो एक सैन्य संगठन है अमेरिका का, और यूएसएसआर का सैन्य संगठन जिसको कहते हैं वर्सा पैक्ट। वर्सा पैक्ट की स्थापना 1955 में हुई थी, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है नाटो, तो नाटो की स्थापना याद रखेंगे 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को किया जा रहा है। ये अमेरिका का एक सैन्य गुट है। चलिए 8वां के सी ऑप्शन सही हो गया, 1949। आप ध्यान सुनेंगे आगे अगर हम पढ़ेंगे तो ये 9वां नंबर प्रश्न है कि क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियारों को तैनात करने की भनक अमेरिका को कितने हफ्ते बाद लगी थी? ऑप्शन है 3 हफ्ता, दूसरा है 13 में, तीसरा है 23 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये याद रखेंगे अमेरिका के क्षेत्रों में, अमेरिका का बगल में पड़ोसी जो देश क्यूबा है याद रखेंगे, और इधर सोवियत संघ वाला जो है यहां से याद रखेंगे जो मिसाइल भेज रहा था, तो ये मिसाइल भेज रहा था, इस बात की भनक अमेरिका को 3 हफ्ते बाद पता चलती है। तो यहाँ पे सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 हफ्ते, यानी 9वां के ए ऑप्शन सही है। चलिए अब बढ़ते हैं हम 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 10वें नंबर प्रश्न है सर यहाँ पे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन हेतु प्रथम पैक्ट अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। गुट निरपेक्ष हेतु पहले जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है वो कब किया गया था, ये आपको बताना है। 1947 में, 1950 में, 1961 में या 1963 में? फटाफट से बताएंगे। यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा गुट निरपेक्ष आंदोलन हेतु पहले जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आप कह सकते हैं वो 1950, ये आपका जो हो जाएगा सी ऑप्शन यानी 1961 ईस्वी में हो जाएगा। फिर से एक बार डेट देख लेंगे। सबसे पहले सैन्य गुट बना अमेरिका के जिसको कहते हैं नाटो। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में बन रहा है ये अमेरिका का। 1955 में देखेंगे कि ये सोवियत संघ का वर्सा पैक्ट, और 1961 में आ जाएगा कौन, तो गुट निरपेक्ष, जो ना तो इस गुट में जाएगा ना तो इस गुट में जाएगा, तो वो अपना एक नया गुट बनाया, उसको कहते हैं गुट निरपेक्ष। इसकी स्थापना 1961। चलिए तो यहां फिर भी क्लियर हो गया होगा, आपका पढ़ी हुई चीजों केवल रियाज करना है, ध्यान देना है। चलिए 11 नंबर प्रश्न है कि शीत युद्ध काल में वर्सा पैक्ट का संबंध या किस गठबंधन से है, ये बताना है। सोवियत गठबंधन से, अमेरिका गठबंधन से, गुट निरपेक्ष गठबंधन से, इनमें से कोई नहीं। 11 नंबर प्रश्न के यहाँ पे बिल्कुल सही जो जवाब हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। अभी देखे हैं कि शीत युद्ध के दौरान जो वर्सा पैक्ट का जो एक गठबंधन है ना, ये सोवियत गठबंधन से संबंधित है, ये सोवियत संघ का है। चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न की आइवो जीवा की लड़ाई 23 फरवरी 1945 ईस्वी को 2 देशों में हुई थी, वे कौन थे? जापान और सोवियत संघ, जापान और अमेरिका, जर्मनी और अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से देखेंगे। वही हम 12 नंबर प्रश्न का बिल्कुल जो सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जापान और अमेरिका। जापान और अमेरिका भिड़ गया था 23 फरवरी 1945 को, यही फरवरी में। और अंतिम में जापान के द्वारा याद रखेंगे परमाणु बम मार दिया जाता है, एक आपका 15 केजी टन का, जिसको कहते हैं याद रखेंगे एक 15 केजी टन का और एक 21 केजी टन का, इसको कहते हैं लिटिल बॉय और इसको कहते हैं फैट मैन। ये अगस्त में गिरा देगा, एगो 6 अगस्त को ये और 6 अगस्त को, फिर एक 9 अगस्त को। तो ये 2 परमाणु बम जैसे ही मारेगा एकदम युद्ध जो है जापान साइड ले लेगा। यहाँ पे 12 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन। तो सभी प्रश्नों को फटाफट से अभ्यास करना है, बहुत ज्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो को हम कर दे रहे हैं। जितने भी आपका 9-10 पार्ट्स है, 10-12 पार्ट्स है, आप देख लेंगे तो पूरा आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा और उसी में से तमाम तरह के प्रश्न जो है वो आने वाले हैं। चलिए कुछ बच्चे जो हमसे पीडीएफ लिए थे हिस्ट्री का और लगभग आप शुरू से लेकर के लास्ट तक जो अभ्यास कर लिए थे तो वो एकदम खुशी पा रहे होंगे कि लगभग जितने प्रश्न थे वो पीडीएफ से ही आ गया था उनका, तो वो बना पाए होंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे 13वें नंबर प्रश्न को कि मई 1945 में राइस्टैग बिल्डिंग जो कि बर्लिन, जर्मनी के राजधानी बर्लिन में है, पर जिस देश के सैनिक ने झंडा फहराया था उसका नाम क्या है? तो आपको बताना है। सबसे पहले कौन जो है जर्मन वाला में क्षेत्र में आ जाता है, सोवियत संघ वाला, फ्रांस वाला, ब्रिटेन वाला, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि देखे थे कोल्ड वार के दौरान ये अमेरिका और ये यूएसएसआर और बीच में ये जर्मन पहले विश्व युद्ध में भी केंद्र बिंदु में रहा है, दूसरे विश्व युद्ध में भी जर्मन केंद्र बिंदु में, और तीसरा विश्व युद्ध होने का कोल्ड वार में एक चांस बढ़ रहा था लेकिन होने से बच गया और इसमें भी जर्मन ही केंद्र बिंदु है। तो यहाँ पे सबसे पहले
जो है ये याद रखेंगे सबसे पहले यहाँ पे सोवियत संघ ने जाकर करके और जर्मन पे अपना कब्जा कर लिया और ये पूर्वी जर्मनी का जो इलाका इस पे सोवियत संघ वालों ने कब्जा किया। बाद में अमेरिका भी यहाँ पर आ गई और ये जर्मन ही एक ऐसा देश था कि जहां अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के सिपाही आमने सामने है, बीच में एकदम दीवार बन गया। इसको कहते हैं सर बर्लिन का दीवार बीच में। और इस बर्लिन दीवार के पूरब की ओर अगर हम बात कर ले तो पूरब की ओर जो है वो इस देश का, अगर इसके पश्चिम की बात कर ले तो इस देश यूएसए का है। तो चलिए फटाफट से बताएंगे यहाँ पे कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो 13 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगर 14 नंबर प्रश्न अगर बात कर ले सर तो ये है कि प्रायः किस विद्वान का दौर ध्यान सुनेंगे, प्रायः अधिकांश विद्वान शीत युद्ध का दौर मानते हैं। शीत युद्ध का दौर कब से कब मानते हैं? 14 नंबर प्रश्न का आपको सही जवाब जल्दी से बताना है कि कब से कब मानते हैं। 1945 से 90, 1914 से 18, 1939 से 45 या सभी। 1939 से 45 बात कर ले तो ये तो सेकंड विश्व युद्ध का दौर है। ये 1914 से 18 पहले विश्व युद्ध का दौर है। तो यहाँ सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा 1945 से लेकर के 90। ठीक है, तो 14 के ए ऑप्शन आपका क्या है? सही। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न है क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व किस नेता के हाथों में था? क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व, देखिए उसी तरह का प्रश्न पूछ रहा है जो हम आपको पहले डिस्कस किए हैं। तो सोवियत संघ का नेतृत्व कौन कर रहे थे जिस समय में क्यूबा का मिसाइल संकट है? अब ऑप्शन है फिदेल कास्ट्रो, निकिता क्रुश्चेव, स्टालिन या फिर गोर्बाचेव। फिदेल कास्ट्रो तो क्यूबा के समय में क्यूबा के ही राष्ट्रपति है। और बात कर ले स्टालिन तो ये तो सोवियत संघ की बात कर ले तो ये जब लेनिन की मृत्यु 1924 में होती है तो 24 से लेकर के 53 तक का जो शासन होता है ये स्टालिन का होता है, जोसेफ स्टालिन कहते हैं। बात कर लिए गोर्बाचेव का, मिखाइल गोर्बाचेव 1985 से लेकर करके सोवियत संघ के विघटन 1991 तक रहेंगे। चलिए तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका निकिता क्रुश्चेव। तो 15 के बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगर हम बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न, केवल वीडियो सीरीज को देख लीजिएगा, एकदम एग्जाम में नंबर नहीं बनेगा तो हमको बोलिएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न है सर, 16 नंबर प्रश्न कि द्वितीय विश्व युद्ध 1945 से 1940 से 45 के दौरान मित्र राष्ट्रों की अगुवाई जो देश कर रहे थे वो कौन कौन से थे ये आपको बताना है फटाफट। तो सही जो जवाब हो जाएगा, डायरेक्ट हम सही जवाब की ओर बढ़ते हैं, तो सही जवाब आपका हो जाएगा सर सोवियत संघ, जर्मनी, जापान और इटली। सोवियत संघ, जर्मनी, जापान और इटली। यहां पर ये आपका 1 मिनट रुक देख लेते हैं थोड़ा सा। भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ये नहीं, देखिए मित्र राष्ट्रों की अगुवाई जो देश कर रहे थे, मित्र राष्ट्र, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये नहीं, मित्र राष्ट्र की अगुवाई कौन कर रहे थे? तो ये यहाँ पे 1 मिनट बढ़िया से देखना पड़ेगा। 16 नंबर प्रश्न विवादित जैसा लग रहा है। अमेरिका होगा, सोवियत संघ होगा, ब्रिटेन होगा और फ्रांस। तो ये मित्र राष्ट्र की ही बात हो रही है। तो मित्र राष्ट्र में याद रखेंगे ये तीनों के तीनों है, ये ध्यान सुनेंगे। अमेरिका है, सोवियत संघ वाला है, क्योंकि देखिए 1945 तक लगभग सोवियत संघ अमेरिका की तरफ से रहेगा और एक विचारधारा बदल जाएगी। कब? जब अमेरिका ने जापान पर बम मार देगा, तब परमाणु बम वो गुप्त परमाणु बम था, कोई जानबे नहीं करता था। लेकिन जब बमवा गिराएगा ना, तब बगल में जापान के बगल में सोवियत संघ को पता चल जाएगा कि अरे अमेरिका परमाणु मार दिया। तब कहेगा अरे दोस्त तुम तो हमारे साथ थे, तू हमको तो बताया ही नहीं कि तुम परमाणु बनैले है और तू तो जापान वाला ही बम मारा। तो जान जाएगा कि वो ये अपने आप में श्रेष्ठ समझना चाहता है। तब सोवियत संघ वाला ये कर एंटी हो जाएगा। 1945 से विचारधारा की लड़ाई शुरू हो जाएगी, उसको कोल्ड वार करेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल 16 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मित्र राष्ट्र की अगुवाई यही कर रहे थे। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे ध्यान से, और यह रहा 17 नंबर प्रश्न की बात कर ले कि द्वितीय विश्व युद्धों के दौरान धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कौन कर रहे थे। अब आपको धुरी राष्ट्र करना है, तो धुरी राष्ट्र बिल्कुल सही जवाब की अगर बात कर ले तो जर्मनी, इटली और जापान यही धुरी राष्ट्र की अगुवाई कर रहे थे। तो 17 नंबर प्रश्न का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न की बात कर ले सर, तो ये 18 नंबर प्रश्न है, जल्दी से देखेंगे। शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था कौन? तो इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शीत युद्ध में सबसे बड़ा प्रतीक जर्मनी में बर्लिन दीवार का खड़ा किया जाना। देखिए बीच में पड़ जाता है जर्मनी, और जर्मन में जाकर करके और ये क्या किया, सोवियत संघ वाले जर्मन की राजधानी बर्लिन में 150 किलोमीटर लंबा दीवार खींच दिया जाता है, और इस दीवार के ई पार अमेरिका की सेना, दीवार के इस पार सोवियत संघ की सेना। और ये याद रखेंगे इसी को कोल्ड वार के दौरान जो है इसको शीत युद्ध का क्या माना जाता है, तो प्रतीक माना जाता है। तो 18 का ए ऑप्शन सही है सर। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे
निम्नलिखित के शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो ये ध्यान सुनेंगे, डायरेक्ट 19 का डी ऑप्शन तनिक गौर करिएगा, बाकी सब सही है। अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल नहीं थे, ये दोनों कभी युद्ध में आए ही नहीं, दोनों एकदम विचारधारा की लड़ाई है, ये इसको एकदम बमका रहा है, वो उसको बोल रहा है, ये जुबानी लड़ाई है, लेकिन एको को न तो गोली छूट रहा है न तो बारूद छूट रहा है आमने सामने से, कहीं युद्ध में शामिल नहीं है। आप गांव में देखेंगे कि एक ही आदमी है, एक ही आदमी है, ये वाला आदमी कोई यहाँ के लड़ गया और ये एकदम गरिया रहा है, ये है बेटा मर जेतो, ये हो जेतो, वो हो जेतो, भुजवा बिला जेतो, फट जेतो, यहू खूब एकदम कह रहा है कि देख अपन बेटा के, देख घर में बेटी हेलो, ये हेलो, खूब अपने में एकदम पीछे पीछे ये जा करके दूसरा से इसके खिलाफ में बोला चाली कर रहा है कि गंदा आदमी है, ऐसे है वैसे है, समाज में इस तरह का आदमी है, लेकिन ये दोनों कभी भिड़िए नहीं रहा है। तो ये जुबानी टाइप की लड़ाई हो गया, ये जस्ट लाइक रूप ले लेगा किसका? तो कोल्ड वार का। तो ये याद रखेंगे, ये दोनों कभी आमने सामने नहीं भिड़ा और यही कथन सर जी क्या है? तो गलत है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। लंबे जब प्रश्न होंगे तो डायरेक्ट हम आंसर पर ही आ जाएंगे ताकि आपका समय बर्बाद नहीं हो, अभी का समय आपके लिए बहुत कीमती है। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? जल्दी से बताएंगे, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध कर रहा है? ब्रिटेन, फ्रांस या पश्चिमी जर्मनी या फिर इटली? फटाफट से बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस वाला क्या किया? नाटो की स्थापना याद रखो 4 अप्रैल 1949, बार बार बोले 4 अप्रैल 1949, ये बड़ी हिट प्रश्न है। और नाटो की स्थापना होती है तो फ्रांस भी नाटो में शामिल होता है। अब ये ध्यान से सुनेंगे, फ्रांस वाला इसका विरोध करके 1966 ईस्वी में नाटो से अलग हो जाता है और उसके बाद फिर से एक बार 2009 ईस्वी में नाटो में ही जाके शामिल हो जाता है। तो यहाँ पे 20 का याद रखेंगे, बी ऑप्शन सही है सर, बिल्कुल सही है। चलिए, ये तो विवादित एकदम प्रश्न है, ये ध्यान से सुनेंगे। कहते हैं कि 21 नंबर प्रश्न को कि सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ? जल्दी से बताएंगे, सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ? ऑप्शन है पोलैंड, ऑप्शन है आपका यूगोस्लाविया, ऑप्शन है आपका पूर्वी जर्मनी और ऑप्शन है आपका यहाँ पे अल्बानिया। फटाफट से बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो ध्यान सुनेंगे, अगर बात कर ले हम सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ इसकी बात कर ले तो ध्यान से सुनेंगे, अगर हम बात कर ले ना तो यूएसएसआर के, तो उसमें 15 गणराज्य देशों का एक ग्रुप था और इन 15 में से एक यूगोस्लाविया भी है। ध्यान से सुनेंगे, 15 में से एक क्या है? यूगोस्लाविया भी है। लेकिन ध्यान से सुनेंगे, तो जब यूगोस्लाविया है तो जब यूएसएसआर की स्थापना होगी तो यूएसएसआर के स्थापना वर्ष ये यूगोस्लाविया इसी में रहेगा। लेकिन ध्यान देंगे 1961 में जब गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुआ तो उसमें याद रखेंगे यूगोस्लाविया वाला भाग गया 1961 के गुट निरपेक्ष आंदोलन में। तो इस हिसाब से जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका यूगोस्लाविया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूगोस्लाविया हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़े कि 1955 के वर्षा संधि में कौन से देश सदस्य नहीं था? यानी 1955 में जो वर्षा पैक्ट की स्थापना हुआ था, वर्षा संधि, इसमें से कौन एक देश जो है वो शामिल नहीं था? ऑप्शन आपको दिख पा रहा है, ऑप्शन 1 है आपका कि सोवियत संघ, दूसरा है पोलैंड, तीसरा है पश्चिमी जर्मनी और चौथा है आपका पूर्वी जर्मनी। फटाफट से बताएंगे, सोवियत संघ तो खुद है, यही तो वर्षा पैक्ट, वर्षा संधि कर रहा है। पोलैंड भी इसी में है, पूर्वी जर्मनी भी इसी में है, लेकिन जर्मनी का पश्चिमी वाला नहीं है, चूंकि पहले बताए थे कि इधर यूएसए है, इधर आपका सोवियत संघ यानी यूएसएसआर और बीच में केंद्र बिंदु में जर्मन है सर। और जर्मन में एक आपका बर्लिन का दीवार कौन बनाता है? ये। तो इधर वाला जर्मन के ये भाग हो गया पूर्वी जर्मन और ये पश्चिमी जर्मन पर किसकी सेना है? तो इसकी है। तो पश्चिमी जर्मनी वाले भाग जो है सर, ये वाला भाग है वो इसमें शामिल नहीं है। तो यही तो पूछ रहा है, एकदम मैप में रखेंगे दिमाग में तो किसी तरह से प्रश्न आएंगे एकदम बचेंगे ही नहीं। तो ये हम लोग शीत युद्ध के दौर के देख लिए। अब हम लोग देखते हैं दो ध्रुवीयता का अंत। फटाफट से देखेंगे, इसमें महत्वपूर्ण जो है 10 क्वेश्चन लेकर के आए हैं और इसको एकदम तुरंत फिनिश कर करके और हम लोग बढ़ जाएंगे समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व पे। तो फटाफट से देखेंगे, पहले प्रश्न है आपका कि पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन दीवार गिराया था। अब आपको बताना है कि पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन दीवार को कब गिराया था। ऑप्शन 1 देख पा रहे हैं आप 1946 ईस्वी, दूसरा है 1947 ईस्वी, तीसरा है 1979 ईस्वी और चौथा है 1991 ईस्वी। फटाफट से बताएंगे। बर्लिन दीवार के बारे में बात कर ले तो जब गुट निरपेक्ष के आंदोलन की स्थापना हो रही है 1961 में, उसी टाइम में सोवियत गणराज्य के द्वारा जो है वो 61 में बर्लिन दीवार को बनाया जाता है और इसका जीवन काल 28 वर्षों तक रहता है। 1989 ईस्वी में बर्लिन दीवार को पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने गिरा देती है। तो यहाँ पे ए का सी ऑप्शन जो सर वो क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगले नंबर प्रश्न है, दूसरा है आपका, ध्यान से सुनेंगे, बर्लिन की दीवार बनाई गई थी। एकदम उसी से रिलेट क्वेश्चन आ गया, बर्लिन
बर्लिन दीवार कब बनाई गई थी? 1961 में, 1951 में, 1971 में या फिर 2001 में। तो बर्लिन दीवार बनाई कब गई थी? तो ये अभी देखें हम लोग 1961 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की बात कर ले तो अगला प्रश्न है कि शॉक थेरेपी को अपनाया गया, शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? 1990 में, 1991 में, 1989 में या फिर आपका 1992 में। फटाफट से बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। 1992 होगा या 1989 आप समझिएगा, या फिर 1991 होगा या 2000 ईस्वी। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1990 में शॉक थेरेपी वर्ल्ड बैंक ने, याद रखेंगे, आघात पहुंचा करके उपचार करना, यानी जिसको शॉक थेरेपी कहते हैं, ये वर्ल्ड बैंक कहा था सोवियत संघ जब उसका विघटन होने शुरू हो गया तब। चलिए अगले हम लोग प्रश्न की ओर देखेंगे। तो अगला प्रश्न है सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ था? ये आपको बताना है। अभी कुछ देर पहले देखे थे, आपको फिर से बताना है सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ था। ऑप्शन 1 है पोलैंड, दूसरा है यूगोस्लाविया, तीसरा है पूर्वी जर्मनी और चौथा है सर अल्बानिया। तो सोवियत संघ से सबसे पहले अलग होने वाले अगर देशों की बात कर ले तो ये आपका कौन है? तो ये यूगोस्लाविया है। ये यूगोस्लाविया हट कर करके और 1961 में गुट निरपेक्ष वाले में चले जाते हैं। तो ये चौथा के बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए 5वें नंबर प्रश्न की अगर हम बात कर ले तो 5वें नंबर प्रश्न जो है, ये 5वें नंबर प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे। 5वें नंबर प्रश्न की अगर हम बात कर ले सर तो यहाँ 5वें नंबर प्रश्न जर्मन का एकीकरण कब हुआ था? ध्यान से सुनेंगे। 1979 ईस्वी में, 79 में या फिर 1991 में, 1993 में या फिर 1992 में। फटाफट से बताएंगे 5वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट से यहाँ जवाब देंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। याद रखेंगे 1991 ईस्वी में जर्मन का एकीकरण। तो यहाँ पे 5वां की याद रखेंगे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 6ठे नंबर प्रश्न को अगर हम देखेंगे तो ये है कि लेनिन का जीवन काल माना जाता है 1870 से 1924 ईस्वी, 1870 से 1954 ईस्वी, 1870 से 1934 ईस्वी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लेनिन के बारे में बात कर ले, जो रूस में समाजवाद के संस्थापक जनक माने जाते हैं, मार्क्सवाद के संस्थापक हो। अब ये ध्यान से सुनेंगे, लेनिन के जीवन काल पूछ रहा है तो 1870 में इनका जन्म हुआ था और 1900 सब जानते हैं 1924 में इनकी मृत्यु हुई थी। 10वां के लिए तो एकदम हिट प्रश्न रहता है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी। चलिए अगले प्रश्न पर अगर हम बात कर लें, अगले प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध का आरंभ हुआ 1945, 1962, 1946 या 1964। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो कोल्ड वार चल रहा है भाई, ये कोल्ड वार का प्रारंभ कब हुआ शीत युद्ध का? तो सही जो जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा 1945। तो 7 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। एकदम कल के आज हम तैयारी एकदम बढ़िया कर लेना है। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे सर। 8 नंबर प्रश्न को कि सोवियत संघ का विघटन हुआ, बताइए सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, इसको बताना है। ऑप्शन ए की बात कर ले तो ऑप्शन ए है 25 दिसंबर 1991, दूसरा है 25 दिसंबर 1990, तीसरा है 25 दिसंबर 1992, तीसरा है 25 दिसंबर 1993। तो सोवियत संघ के विघटन के बारे में बात कर ले तो ये हो जाएगा आपका 25 दिसंबर 1991। बिल्कुल सही जवाब है। केवल सब चीज पढ़ा हुआ होगा शायद आपको, तो एक एक बार प्रश्न को केवल देखते चलेंगे, क्योंकि सारे जो प्रश्न लिए हैं एकदम इजी प्रश्न है और आपके चैप्टर से लिए गए हैं। बहुत ज्यादा आपको प्रश्न नहीं करा रहे हैं, हर चैप्टर से बस 10, 15, 20 क्वेश्चन मैक्सिमम करा रहे हैं आपको। और सारे 20-20 क्वेश्चन, अगर 15-20 क्वेश्चन अगर देख लेते हैं तो लगभग अभी हम आपको एक बुक कवर करा देंगे। तो केवल आपको वीडियो सीरीज में बना रहना है और आराम से देखते रहना है। चलिए 9वें नंबर प्रश्न की अगर बात कर ले तो कहते हैं कि 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की है? कार्ल मार्क्स ने, फ्रेडरिक एंजिल्स ने, या फिर लेनिन ने, या फिर स्टालिन ने। तो 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की जो स्थापना है वो कौन की है? तो वो सब जानते हैं कि वो लेनिन ने की है। तो 9वां के यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सर वो बिल्कुल 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 सही हो जाएगा। चलिए 10वें नंबर अगर हम प्रश्न की बात करते हैं तो ये आपका 10वां नंबर प्रश्न है कि सोवियत, बढ़िया से देखेंगे कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन है? जोसेफ स्टालिन, कोसिजिन, या फिर बुल्गारिन, या फिर है मिखाइल गोर्बाचेव। तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति बोले या फिर सोवियत संघ के अंतिम महासचिव बोले तो ये हो जाएंगे आपके मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर ले।
11 नंबर प्रश्न है कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बड़े तरह के जो ऑप्शन वाले होंगे ज्यादातर बहुत कम दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी हम इस तरह के प्रश्नों पे डायरेक्ट आपको आंसर करा दें, ध्यान देंगे बातों को। तो यहाँ पे याद रखेंगे 11 का आपका सी ऑप्शन ध्यान देंगे सही हो जाएगा कि जनता को आर्थिक आजादी थी। ये ध्यान से सुनेंगे, जनता को आर्थिक आजादी थी, ये कथन सर बिल्कुल गलत होगा, गलत ही चुना जा रहा है, गतल लिखा गया है, आप समझिएगा गलत। ठीक है, क्योंकि सोवियत गणराज्य के बारे में बात कर ली तो इसकी काफी सारी विशेषता थी कि यहाँ पे किसी भी तरह से जो है लोगों की जो बेसिक नीड्स होते हैं, जैसे भोजन है, मस्त आवास हो, कपड़ा वगैरह हो, ये सारा चीज, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब चीजें एकदम रियायती, एकदम कम से कम दरों पर अवेलेबल कराई गई थी। ये सोवियत संघ की विशेषता है कि वहाँ एक छोटी सी सुई से लेकर के, कार से लेकर के हवाई जहाज तक की बनाने की कारखाने वहां थी, और खनिजों के मामले में एकदम धनी था सोवियत संघ। लेकिन इसमें एक अगर निगेटिव पॉइंट्स को देखें, नकारात्मक यानी अगर हम कमियां को देखें तो ये भी है कि वहां पे जनता को पूरी रूप से आर्थिक आजादी नहीं दी गई थी। तो ये गलत चुनना है, तो यहाँ पे 11 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे, फटाफट से देखेंगे, ये लास्ट ही है, उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर के ऊपर में आ जाएंगे। और चलिए फटाफट से देखेंगे, 12 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय शीत युद्ध के बाद, यानी उपरांत का मतलब होता है बाद ही, ध्यान से सुनेंगे, दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई। वो दो महाशक्तियां कौन सी थी, फटाफट से बताएंगे। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर करके 1945, याद रखेंगे, इस तरह से भी छोटे छोटे प्रश्न आ जाएंगे। दो महाशक्तियां कौन उभर के आई, ऑप्शन 1 है संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, गलत हो जाएगा। सोवियत संघ और यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 की अगर बात कर ले सर, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। तो बिल्कुल सभी प्रश्न एकदम करा रहे हैं, इसीलिए लाइक एकदम देते रहेंगे। आप आपके लिए कोई प्रश्न छोड़ नहीं रहे हैं, चूंकि अब छोड़ेंगे अगर कोई प्रश्न में आप फंस जाएंगे तो फिर क्या होगा आपका। तो अंतिम घड़ी है, इसीलिए कोई प्रश्न हम आपके लिए छोड़ नहीं रहे, सभी प्रश्न का आंसर एकदम बाखूबी ढंग से और सही उत्तर के साथ दे रहे हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं तीसरे चैप्टर को। तो तीसरा चैप्टर है आपका समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। इससे जो जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं वो एनसीईआरटी के जितने प्रश्न होते हैं सबको लिए गए हैं। अब पहला क्वेश्चन है शीत युद्ध का अंत कब हुआ, एकदम इजी आएगा, 1991 में, 1891 में, 2001 में, या इनमें से कोई नहीं। तो सब जानते हैं कि शीत युद्ध का अंत सोवियत संघ के विघटन के दौरान हो जाता है 1991 में। तो पहला के यहाँ पे का ऑप्शन यानी ए ऑप्शन ही सही है। चलिए सेकंड बात कर ले तो सर सेकंड है कि न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ था, 1 सितंबर 2001 को, 1 सितंबर 2003 को, या फिर सितंबर 2005 को, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जो जवाब हो जाएगा वो अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित जो वर्ल्ड ट्रेड जो सेंटर था, इसमें याद रखेंगे आतंकवादियों का जो हमला होता है वो सितंबर 2001 ईस्वी को होता है। तो यहाँ पे सेकंड का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए थर्ड नंबर अगर प्रश्न की बात कर लें तो तीसरा नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शहर किसी न किसी देश की राजधानी नहीं है। निम्न में से कौन एक शहर है जो किसी देश की राजधानी नहीं है। बात कर ले ऑप्शन 1 है चेन्नई, बगदाद, तेहरान और डरबन। तो यहाँ पे देखते ही पता चल जाता है कि चेन्नई कोई देश का जो है वो राजधानी नहीं है। चेन्नई तो भारत में आता है और भारत की राजधानी तो नई दिल्ली है, चेन्नई तो एक तमिलनाडु की राजधानी पड़ती है। और यहाँ देश की राजधानी तो ये याद रखेंगे इराक की राजधानी बगदाद है। इस तरह से आपको याद रखना है, डायरेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो 3 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए चौथे नंबर प्रश्न की बात कर ले तो 4 नंबर प्रश्न है किस देश के 2003 में संयुक्त राष्ट्र की उपेक्षा कर करके और इराक पर आक्रमण किया। बड़ा हिट प्रश्न है कि किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र की उपेक्षा करके यानी यूएनओ की बात न मान कर करके और ये इराक पर क्या कर दिया भैया, हमला। ऐसा कौन कर सकता है, अमेरिका, चीन, फ्रांस और रूस। फटाफट से बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये जो होगा आपका अमेरिका ही जो है यूएनओ की बातें ना सुनते हुए और फाइनली इराक पर हमला कर दिया था। ठीक है, चलिए तो अगले हम लोग 5वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। 5वें नंबर प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। सद्दाम हुसैन को कब पकड़ा गया था, 13 दिसंबर 2003, 25 अक्टूबर 2004 या 13 जनवरी 2003 या फिर 27 अक्टूबर 2004। फटाफट से बताएंगे। सद्दाम हुसैन की बात कर ले तो ये इराक के राष्ट्रपति थे और इन्होंने ही लड़ाई में कहे थे कि अब इस बार 100 जंगों की एक जंग साबित हो करके रहेगी, अमेरिका को खुली चुनौती दिए थे। चलिए सद्दाम हुसैन को कब पकड़ा गया जल्दी से बताएंगे। यहाँ पे बिल्कुल सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 13 दिसंबर 2003 ईस्वी। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं सर।
छठा नंबर प्रश्न है कि प्रथम खाड़ी युद्ध का संबंध था। प्रथम खाड़ी युद्ध का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। सोवियत संघ, ईरान और अफगानिस्तान से अमेरिका तथा अपने लगभग 34 देशों की सेनाओं के साथ इराक पर हमला किए गए। अब ये भी प्रश्न जो है आपका एकदम ठीक ठाक जा रहा है, संबंध बताना है। तीसरे अगर बात कर ले तो ये दूसरा हो गया। तीसरा है मिस्र, फिलीपींस, ईरान और इराक झगड़े से, या फिर आपका है उपयुक्तों में से कोई नहीं। फटाफट से बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर 6 की बात कर ले तो बी ऑप्शन ही सही होगा, यानी ख ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम खाड़ी युद्ध में यानी 34 देशों की सेनाओं को मिला करके, अब किसी में अलग सी बातें हैं लेकिन लगभग बात कर ले तो लगभग 34 देशों की सेना अमेरिका मिला करके और अटैक कर दिया, याद रखेंगे। तो ये प्रथम खाड़ी युद्ध जो है ये 34 देशों के साथ लड़ी गई थी। इसको कंप्यूटर युद्ध की भी संज्ञा दी गई है, क्योंकि इसमें दिखाए थे कि उस समय में टेलीकास्ट के जो ऑप्शन है सर वो शुरू किया गया था। अमेरिका जो है रिकॉर्डिंग कर करके दिखाना चाहता है कि कैसे अमेरिकी सेना जो है एकदम मार के पानी पिला दे रही है। चलिए अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए चलिए अगले 7 नंबर प्रश्न है कि वर्चस्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। वर्चस्व के बारे में कौन सी लाइनें गलत है, तो ये आपको गलत चुनना है। पहले आप बढ़िया से देख लेंगे सारे ऑप्शंस को, 7 के सारे ऑप्शन को एकदम बाखूबी ढंग से आप देख लीजिए और आप चुनिए। सबसे पहले तो इसका एक है कि इसका अर्थ है किसी एक देश की अगुवाई का प्रबल है। दूसरा है इस शब्द का इस्तेमाल प्राचीन यूनानी में एंथेक्स की प्रधानता को सिंचित करने के लिए किया गया था। वर्चस्वशील देश की सैन्य शक्ति अजय होती है। चौथा है वर्चस्व की स्थिति नियत होती है। जिसने एक बार वर्चस्व कायम कर लिया उसने हमेशा के लिए वर्चस्व कायम कर दिया। अब ये बताना है कौन कथन गलत है। गलत कथन को ये आपको देखना है कि कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। आप इसको बढ़िया से पढ़ करके बिल्कुल आराम है, अगर आप चैप्टर पढ़े हैं तो वहां पे आप कमेंट करिएगा। चलिए ठीक है, ये आपका 8वें नंबर प्रश्न है। यहाँ पर भी लॉन्ग है, इस तरह के प्रश्न नहीं आएंगे, इसके लिए आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है। समकालीन विश्व व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो आपका गलत है। तो यहाँ ऐसे प्रश्न पे डायरेक्ट हम आपको ऑप्शन बता दे सही, तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसी कोई विश्व सरकार मौजूद नहीं जो देशों के व्यवहार पर अंकुश रख सके। किसी भी देशों के व्यवहार पर अंकुश जो है वो सर क्या कर सकते हैं, एक मिनट, ऐसी कोई विश्व सरकार मौजूद नहीं जो देशों के व्यवहार पर अंकुश रख सके। समकालीन विश्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अमेरिकी की चलती है, ये सही बात है। दूसरे, विभिन्न देशों एक दूसरे पर बल प्रयोग कर रहे हैं, ये आपका विभिन्न देश एक दूसरे पर बल प्रयोग कर रहे हैं। जो देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ कठोर दंड देता है, ये ठीक है आपका। और ये दूसरा भी आपका सही है। और आपको गलत कथन चुनना है, तो विभिन्न देश एक दूसरे पर जो है बल का प्रयोग कर रहे हैं, यही लाइनें आपका क्या हो जाएगा सर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक और देख ली, एक ऐसी कोई विश्व सरकार मौजूद नहीं है जो देशों के व्यवहार पर अंकुश रख सके। तो यहाँ पे ये भी आपका लाइन जो है वो लगभग सही ही जा रहा है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को अगर देखें तो है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, इसकी मुक्ति अभियान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब ध्यान सुनेंगे, इराकी फ्रीडम से संबंधित जो एक लाइन है जिसको गलत है, इसको चूज करना है। इराक पर हमला करने के इच्छुक अमेरिकी अगुवाई वाले गठबंधन ने 40 से ज्यादा देश शामिल हुए, ये आपको पहला ऑप्शन दिया गया है। दूसरे ऑप्शन की अगर बात कर ले तो यह है इराक पर हमले का कारण बताते हुए कहा गया कि यह हमला इराक को सामूहिक संहार और हथियार से रोकने के लिए किया गया। ये तो एकदम बिल्कुल ऑप्शन सही है। अमेरिका वाला ये कहा था कि अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं आर्थिक एक बहुत बड़ी रूप से सामूहिक हथियार वगैरह ये सब जुटा रहा है और ये सबको रोकने के लिए अलग तर्क दे रहा है, ये सही होगा। ठीक है, समय के हिसाब से जल्दी बोल रहे लड़खड़ाहट हो रहा है। इस कार्यवाही से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुमति ले ली गई थी। देखिए यही पर एकदम सही होगा। अमेरिका जब इराक की फ्रीडम चलाया था, इराक पर हमला किया है, तो इराक पे हमला करने के लिए ये संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको यूएनओ कहते हैं, इससे कोई अनुमति नहीं लिया गया है। लेकिन इस लाइन में कह रहा है कि अमेरिका ने अनुमति लिया है। तो यहाँ पे 9वां के बिल्कुल सी ऑप्शन एकदम 110% एकदम सही है। चलिए 10वें नंबर प्रश्न देखेंगे और इसका आज लास्ट प्रश्न है और फिर हम लोग देखेंगे अगले चैप्टर के ऊपर में। अमेरिका के वर्चस्व पर अंकुश कौन लगाता है, ये आपको बताना। अमेरिका के वर्चस्व पर कौन अंकुश लगाता है? सीटों के देश, नाटो के देश, बगदाद पैंट के देश या फिर सोवियत रूस के देश, ये आपको बताना है कि कौन देश जो है अमेरिकी वर्चस्व पर अंकुश लगाता है। जल्दी से फटाफट से बताएंगे।
अमेरिकी वर्चस्व पर अगर कोई अंकुश लगाने वाला है तो वो है नाटो के देश। इसमें फ्रांस, ब्रिटेन वगैरह बहुत सारे देश शामिल है। तो और इनकी दिन प्रतिदिन देशों की संख्या बढ़ती चली जा रही। तो यहाँ पे ऑप्शन को मद्देनजर रखते हुए 10वें के बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये है रहा आपके सामने सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का पहला प्रश्न है। इनमें किसने खुले द्वार की नीति को अपनाया? आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है वो खुले द्वार की नीति को अपनाया है। ऑप्शन 1 है चीन, दूसरा है यूरोपीय संघ, तीसरा है जापान, चौथा है अमेरिका। फटाफट से बताएंगे। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो याद रखेंगे, चीन ने खुले द्वार की नीति को अपनाया है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे। तो दूसरा है यूरोपीय संघ के झंडे में सितारों की संख्या होती थी कितने? 20, 12, 30 या फिर 5? फटाफट से बताएंगे यूरोपीय संघ के झंडे में सितारों की संख्या कुल कितने होती थी? तो यहाँ बिल्कुल सही जो जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सर, वो आपका 12 सही जवाब हो जाएगा। तो यानी दूसरा का आपका क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर अगर देखें तो तीसरा नंबर प्रश्न है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई थी। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1957 में, 1992 में, 2005 में या फिर 2006 में? फटाफट से बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 1957 ईस्वी में, यानी तीसरा का ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? तो सही हो जाएगा। चलिए अगर हम चौथे नंबर प्रश्न की बात कर लें तो चौथा नंबर प्रश्न है कि डचेस की स्थापना हुई थी कब? 1985 में, 1980 में, 1990 में या फिर 2008 में? फटाफट से बताएंगे डचेस की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ चौथे नंबर प्रश्न का जवाब सही जवाब देंगे आप। तो डचेस की स्थापना याद रखेंगे 1985 ईस्वी में हुई थी, यानी 4 नंबर प्रश्न का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 5वें नंबर प्रश्न जल्दी से इसको हम खत्म कर करके और अगले चैप्टर के ऊपर में हम आ जाएंगे। तो ये जल्दी से देखेंगे इसको। अब हम लोग बढ़ते हैं। 5वें नंबर प्रश्न है कि पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन दीवार गिराई गई थी, कब गिराए थे? 1946, 1947, 1989, 1991? फटाफट से बताएंगे। तो पूर्वी जर्मनी के लोगों ने पिछले वीडियो सीरीज में भी डिस्कस किए थे, 61 में ये दीवार बना था। 28 साल बाद इसको दीवार को गिरा दिया गया। लेस करेंगे आपका याद रखेंगे 1989। इस समय पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन दीवार को क्या कर दिया? तो ढा दिया। चलिए ये आपका रिपीट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेनिन का जीवन काल माना जाता है 1870 से 1924, 1870 से 1954, 1870 से लेकर करके और आपका 1934, और इनमें से कोई नहीं। ऐसा देखे में लग रहा है प्रश्न अब यहाँ छप रहा है जी। चलिए ध्यान सुनेंगे। तो 6 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 1870 से लेकर करके 1924 ईस्वी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे। 7वें नंबर प्रश्न है कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा कौन सा देश है? फटाफट से बताएंगे। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है या फिर बांग्लादेश है? फटाफट से बताएंगे। सब लोग जानते हैं कि दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में बड़े देशों की बात कर ले तो भारत है। तो 7 नंबर प्रश्न का ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न की अगर हम बात कर ले तो बहुत बढ़िया प्रश्न है कि पहला परमाणु परीक्षण भारत में कब किया गया था? 1971 में, 1974 में, 1980 में या फिर 1985 में, 85 में? तो 8 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहले परमाणु का परीक्षण जो है वो आपका 1974 ईस्वी में हुआ था, याद रहेगा आपको। चलिए दूसरे परमाणु परीक्षण की बात कर ले तो 1998 ईस्वी में होगी, जिस समय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। याद रखें किसकी सरकार रहेगी? जनता पार्टी की सरकार रहेगी। अटल बिहारी वाजपेयी रहेंगे और उसी समय याद रखेंगे देश के जो आपका मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जिनको कहते हैं अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम सही तो बुला रहा है ना, एकदम लग रहा है कि सही है, मिस्टेक हो जाते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोले में, तो ये ध्यान सुनेंगे। और उसी समय कहीं ना कहीं अब्दुल कलाम के कारण उस समय दूसरी बार परीक्षण होगा और कहीं ना कहीं उसी टाइम में अपने जो जनता पार्टी के जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं उनकी सरकार कुछ दिन तक चल भी जाती है। चलिए अगले हम लोग देखेंगे प्रश्न के बारे में बात कर ले तो अगला है सार्क का गठबंधन हुआ था। फटाफट से बताएंगे सार्क का गठबंधन कब? 1980 में, 1985 में, 1990 में या फिर 1995 में? अभी तो देखेंगे कि सार्क की स्थापना साउथ एशिया बताना है आपको। ये सार्क की स्थापना हो जाएगा 1985 में, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। चलिए अगले, सार्क के सदस्य देशों में निम्न में से कौन नहीं है? ये बताना है सार्क के सदस्य में से निम्न में से कौन नहीं है। तो भारत से सटे जितना भी देश है सब सार्क के सदस्य है। भारत से बड़ी दूर लग रहा है वो सार्क के सदस्य नहीं है। मालदीव सटल है नहीं, लेकिन ये याद रखेंगे ये है मालदीव है, श्रीलंका है, नेपाल है कि नहीं है, म्यांमार है कि नहीं है, ये आपको बताना। ये चारों में से कोई बताना है सार्क के कौन सदस्य नहीं है। जल्दी से देखेंगे ऑप्शन को, देखिए जल्दी से। यहाँ पे जो सही जवाब
जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा म्यांमार। ये याद रखिएगा, म्यांमार सार्क का सदस्य देश नहीं है। बाकी नेपाल है, अभी बोले श्रीलंका भी है और मालदीव भी है। इसके अलावा पाकिस्तान भी है, ठीक है, और बाद में जाकर के अफगानिस्तान भी इसमें इंक्लूड हो गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि चीन द्वारा विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति अपनाई गई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1975 में, 1978 में, 1985 में, 1990 में। अभी हम लोग देखे थे कि निम्न में से कौन देश जो है विदेश संबंधित खुले द्वार की नीति अपनाई, तो चीन को देखे। अब आपको बताना है कि चीन में खुले द्वार यानी ओपन डोर की जो पॉलिसी है, नीति है, वो चीन कब अपना रहा है। तो यहाँ बिल्कुल सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1978 ईस्वी में। सेंग पियाओ चेंग कर करके यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष थे। चलिए आगे ध्यान से सुनेंगे। 12 नंबर प्रश्न की अगर हम बात कर ले तो 12 नंबर प्रश्न है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। बिल्कुल हल्का सा प्रश्न है, जल्दी से बताएंगे। मानवाधिकार दिवस, लेकिन भारत के संदर्भ में नहीं, विश्व के संदर्भ में बताना है। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 1 मई या फिर 10 दिसंबर। फटाफट से बताएंगे, एकदम ठंडा वाला टाइम में यही होगा जी। तो 12 के डी ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही होगा, 10 दिसंबर। चलिए ध्यान सुनेंगे। विश्व मानवाधिकार दिवस। 13 नंबर प्रश्न की बात कर ले तो साम्यवादी चीन का उदय कब हो रहा है, ये बताना है। साम्यवादी चीन 1949 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1957 ईस्वी, 1850 ईस्वी। फटाफट से बताएंगे। तो साम्यवादी चीन का उदय जो है ये आपको बताना है कि कब हो रहा है, जल्दी से बताएंगे। तो 13 नंबर प्रश्न का याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब 1949 में याद रखेंगे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं 1917 में रूस में क्रांति होती है और एक तरह से रूस में समाजवादी का स्थापना होता है। ठीक उसी तरह से चीन में जो क्रांति होगी साम्यवाद की, वो होगी 1949 में। याद रखेंगे, चीन में 1949, रूस में 1917। चलिए यहां तक क्लियर होगा आपको। अब ये इसी तरह से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई। तो यहाँ पे बिल्कुल भारी नहीं, भारत, ब्रिटेन, पाकिस्तान, चीन। बताइए, अभी हम इस पर डिस्कस कर लिए हैं, तो बिल्कुल सही जो जवाब हो जाएगा आपका हो जाएगा चीन। अभी देखिए 1978 में चीन में खुले द्वार की नीति को अपनाई गई। चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब अगला 15 नंबर प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे, इसका लास्ट प्रश्न है और ये रहा आपका 15 नंबर प्रश्न। 1997 में अपना भारत परमाणु परीक्षण कहाँ किया था। बहुत बढ़िया एकदम प्रश्न है कि 1997 में, 98 की बातें होगी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, होता है। पोखरण में या बीकानेर में, मिर्जापुर में या त्रिवेंद्रम में। फटाफट से बताएंगे कहां पर परमाणु का परीक्षण किया जा रहा है, ये आपको बताना है। तो परमाणु परीक्षण याद रखेंगे पोखरण में, और पोखरण कहां है तो राजस्थान में। याद रखेंगे पोखरण कहां है, पोखरण राजस्थान में।